हेलो एवरीवन। दिल्ली सल्तनत के अंदर इस पार्ट में हम जो डायनेस्टी से स्टार्ट कर रहे हैं, हम कर रहे हैं अभी खिलजी डायनेस्टी से शुरू करेंगे इस पार्ट में। तो क्वेश्चन आता है कि भाई खिलजी डायनेस्टी की स्थापना किसने की? जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो है इसका संस्थापक है, ठीक है। और इसका जो रूलिंग टाइम रहेगा जलालुद्दीन खिलजी का, वो 1290 से लेकर के 1296 तक रहेगा। इससे पहले जो खिलजी डायनेस्टी का पूरा डायनेस्टी का रूलिंग टाइम अगर हम बात करते हैं तो वो 1290 से लेकर के 1320 तक रहेगा। तो जलालुद्दीन खिलजी इसका फर्स्ट रूलर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट जो रूलर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी इस डायनेस्टी में सबसे पावरफुल रूलर रहता है और इसका जो रूलिंग टाइम है वो 1296 टू 1316 तक। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या काम किए थे अपने टाइम पे, एक एक करके थोड़ा हम उसको देख लेते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसको सेकंड सिकंदर भी बोलते हैं, दूसरा सिकंदर भी कहा जाता है, ठीक है। सिकंदर ने जैसे पूरे वर्ल्ड पे कंट्रोल करने की कोशिश की थी, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने पूरे वर्ल्ड पे तो नहीं की, लेकिन इसने साउथ में कैंपेन्स किए थे, मिलिट्री कैंपेन्स किए थे, ठीक है। साउथ में सबसे जो सक्सेसफुल मिलिट्री कैंपेन्स रहे हैं किसी भी दिल्ली सुल्तान के, वो अलाउद्दीन खिलजी के रहे हैं। उसके बाद इसने जो मार्केट है, मार्केट प्राइसेस को कंट्रोल किया। मार्केट के जो दाम है, मतलब चीज़ों के जो दाम है, वो उनको कंट्रोल नियंत्रित किया इसने, ठीक है। इसके बारे में ये इसके एडमिनिस्ट्रेशन का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब भी हम अलाउद्दीन खिलजी के एडमिनिस्ट्रेशन को हम पढ़ेंगे, एनसीईआरटी की जो आपकी बुक है, तो उसमें ये हमें पढ़ने देखने को मिलेगा कि इसने बाकी सुल्तान्स के मुकाबले काफ़ी अच्छे तरीके से मार्केट को अच्छे से कंट्रोल कर रखा था। उसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने साउथ में कैंपेन्स किए, और कैंपेन्स इसने खुद ने नहीं किए, इसने अपने कमांडर को भेजा, मिलिट्री कमांडर को इसने भेजा, जिसका नाम था मलिक काफूर। मलिक काफूर को इसने साउथ कैंपेनिंग के लिए भेजा। सबसे पहले जब अलाउद्दीन खिलजी ने शुरुआत की थी साउथ में कैंपेनिंग के लिए, मतलब साउथ में जो टेरिटरीज हैं उसको अपने कंट्रोल में करने के लिए, तो सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात में शुरुआत की थी। गुजरात में सबसे पहले इसने कैंपेनिंग की शुरुआत की थी। तो गुजरात कैंपेन के दौरान क्या होता है कि ये मलिक काफूर को खरीद लेता है, ठीक है। मलिक काफूर को खरीद लेता है तो इसे अपना मिलिट्री कमांडर बना लेता है, सेनापति बना लेता है। गुजरात कैंपेन में इसको माना जाता है कि 1000 जो दिनार होते हैं, जो मतलब कॉइन्स होते हैं, ठीक है, 1000 सोने के सिक्के, इस टाइप से इसको खरीद लेता है 1000 दिनार के अंदर मलिक काफूर को, और फिर ये इसका मिलिट्री कमांडर बन जाता है। आगे के जो साउथ कैंपेन्स होंगे अलाउद्दीन खिलजी के, वो गुजरात कैंपेन्स के बाद होंगे। गुजरात कैंपेन्स के बाद 4 मेजर कैंपेन्स हैं मलिक काफूर ने जो किए हैं। तो सबसे पहले जो मलिक काफूर ने जो पहला जो साउथ कैंपेन किया था, ठीक है, साउथ कैंपेन, फर्स्ट जो साउथ कैंपेन था वो था देवगिरी में। देवगिरी में यहाँ पर कैंपेन किया था उसने 1307 के अंदर, 1307 के अंदर उसने मलिक काफूर के कैंपेन्स पढ़ रहे हैं अभी हम। यहाँ पे आप हेडिंग डाल लो मलिक काफूर, क्योंकि अभी अलाउद्दीन खिलजी ने इसको भेजा है कैंपेन करने के लिए, साउथ की टेरिटरीज को अपने कंट्रोल में करने के लिए।
तो मलिक काफूर ने सबसे पहले देवगिरी में कैंपेन किया, ठीक है। इसको देवगिरी को दौलताबाद के नाम से भी जानते हैं, इसको दौलताबाद भी कहते हैं। तो ये फर्स्ट कैंपेन हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट कैंपेन है वो है वारंगल के अंदर, वारंगल कैंपेन है रहेगा इसका। वारंगल कैंपेन 1309 के अंदर रहता है, और वारंगल कैंपेन काफ़ी इम्पोर्टेंट भी माना जाता है, क्योंकि इसी कैंपेन के दौरान जो है इसे कोहिनूर डायमंड मिलता है, वर्ल्ड फेमस जो कोहिनूर डायमंड है वो मिलता है, ठीक है। यहाँ के जो एक राजा रहते हैं प्रताप रुद्रदेव के नाम से, ठीक है। तो वो कोहिनूर हीरा जो है मलिक काफूर मिलता है, मलिक काफूर को मिलता है। और कहाँ से, जो मलिक काफूर जो है वो फिर उस डायमंड को, जो कोहिनूर डायमंड है, वो फिर अलाउद्दीन खिलजी को जो है दे देता है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को सौंप देता है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ड्यूरिंग विच कैंपेन मलिक काफूर गॉट कोहिनूर डायमंड। तो वारंगल के कैंपेन के टाइम पे उसे कोहिनूर डायमंड मिलता है। कोहिनूर डायमंड फ्रॉम गोलकोंडा। इन बीजापुर। फ्रॉम गोलकोंडा जो माइंस है, वहाँ की जो खदान है वहाँ से निकला था ये डायमंड निकलता है, और फिर मलिक काफूर को मिलता है। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी को दे देता है। उसके बाद फोर्थ कैंपेन है द्वार समुद्र जो कैंपेन है। द्वार समुद्र जो कैंपेन है वो 1310 के अंदर, ठीक है, 1310 के अंदर होता है। और फोर्थ कैंपेन रहेगा आपका मदुरई के अंदर, मदुरई के अंदर 1311 के अंदर रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कैंपेन्स थे, आपको रिमाइंड करने हैं, याद रखने हैं अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी मलिक काफूर को भेजता है, और मलिक काफूर साउथ में जो साउथ कैंपेन, इसके अलावा और भी कैंपेन्स हैं साउथ के अंदर मलिक काफूर के, लेकिन मेजर कैंपेन्स हमने लिख लिए देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र और मदुरई। देवगिरी के अंदर जो कैंपेन रहेगा वो 1307 के अंदर रहेगा। वारंगल के अंदर जो कैंपेन है वो 1309, इसके अंदर इसको कोहिनूर डायमंड मिला था। द्वार समुद्र 1310 और मदुरई, ठीक है, मदुरई 1311 में। तो ये अलाउद्दीन खिलजी के कुछ इंपॉर्टेंट कैंपेन्स थे। क्वेश्चन अभी हमने जैसे पीछे किया था कि अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात कैंपेन के दौरान वहाँ के जो राजा हैं करण देव को हरा के मलिक काफूर को खरीदा, और मलिक काफूर को अपना मिलिट्री कमांडर बनाया। मिलिट्री कमांडर बनाते ही इसको सौंप देता है कैंपेनिंग का जो जिम्मेवारी है, और फिर ये इसे खुश होकर के इसको जो है ये पद देता है जो मिलिट्री कमांडर वाला है। वैसे मिलिट्री कमांडर तो पहले ही रहता है, लेकिन इसका ये एक तरीके से फेवरेट जो मिलिट्री कमांडर है वो माना जाता है, ठीक है, मलिक काफूर। उसके बाद देखो अलाउद्दीन खिलजी के बाद नेक्स्ट जो दिल्ली सल्तनत के अंदर आएगा, अलाउद्दीन खिलजी रहेगा 1316 तक। हमने देखा था इसका अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड था वो 1296 से लेकर के 1316 तक था। ये अलाउद्दीन खिलजी है। अलाउद्दीन खिलजी का टाइम पीरियड ये है। इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर है वो है कुतुबुद्दीन मुबारक, ठीक है। कुतुबुद्दीन मुबारक बस आपको याद रखना है कि ये एक तरीके से लास्ट ही रूलर माना जाएगा, ठीक है। कुतुबुद्दीन मुबारक 1316 से लेकर के 1320 तक, ठीक है। सबसे ज़्यादा हम पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी को, खिलजी डायनेस्टी में। जलालुद्दीन खिलजी से भी क्वेश्चन आते हैं,
लेकिन मोस्टली आप अलाउद्दीन खिलजी को ही अच्छे से रिमेम्बर करें और बाकी भी याद करें अच्छे से। कुतुबुद्दीन मुबारक 1316 से 1320। उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक के बाद अगली डायनेस्टी आ जाती है। अभी कुतुबुद्दीन मुबारक के बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी आएगी वो आएगी तुगलक डायनेस्टी। तुगलक डायनेस्टी तो पूरी डायनेस्टी का टाइम पीरियड कब से कब तक रहेगा? 1320 से लेकर के 1414 तक। तो 1320 में फोन इसको एस्टेब्लिश करता है। 1320 में इसको करता है गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक इस डायनेस्टी का फाउंडर है और इसका टाइम पीरियड रहेगा 1320 to 1324। इसके बारे में ये आता है कि भाई गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलकाबाद शहर की स्थापना की। सॉरी, तुगलकाबाद नहीं, इसने इंडिया में कैनाल्स बनवाई। ठीक है, कैनाल्स बिल्ड करवाई, नहरें बनवाई। ठीक है, इसके अलावा फिरोज शाह तुगलक का भी नाम आता है कैनाल्स बनवाने में। ठीक है, तो इसमें कई बार ऑप्शन में फिरोज शाह तुगलक भी आ जाता है कि इंडिया के अंदर कैनाल्स किसने बनवाई, तो ऑप्शन आता है तो हम ये टिक कर देते हैं फिरोज शाह तुगलक, नहीं तो हमारा फिर गियासुद्दीन तुगलक ही रहेगा। ठीक है, तो कैनाल्स बनवाए और इसने जो है कैंपेनिंग की, बंगाल के अंदर कैंपेन की, इसने बंगाल के अंदर मिलिट्री कैंपेन्स किए। ठीक है, मिलिट्री कैंपेन किए। इसका जो बेटा है गियासुद्दीन तुगलक को उसको बोलते हैं जूना खान। जूना खान के नाम से जानते हैं इसको, हम आगे पढ़ेंगे क्या है जूना खान। ठीक है, जूना खान वैसे अभी तक आप इसको इतना याद रखें, ही इज द सन ऑफ गियासुद्दीन तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक का बेटा है। जूना खान के बाद बंगाल मिलिट्री कैंपेन करता है और मिलिट्री कैंपेन के दौरान इसकी डेथ हो जाती है। बंगाल के ही मिलिट्री कैंपेन के टाइम पे इसकी डेथ हो जाती है और फिर जो नेक्स्ट जो रूलर आता है वो है जूना खान। मतलब इसको टाइटल मिलता है मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक का इसे टाइटल मिलता है जूना खान को। सो नेक्स्ट रूलर जो है और काफ़ी सक्सेसफुल जो रूलर है अगला तुगलक डायनेस्टी में वो है मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ेंगे भी। इसको यूज करें। मोहम्मद बिन तुगलक, इसका शासन रहेगा 1324 से लेकर के 1351 तक। इसका टाइम पीरियड ये रहेगा। मोहम्मद बिन तुगलक को काफ़ी उदार शासक माना जाता है बाकी रूलर्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो। ठीक है, काफ़ी इसको विद्वान भी माना जाता है, बोलते हैं कि ये काफ़ी विद्वान था। ठीक है, स्कॉलर था। इसने मुगल्स को रोकने के लिए काफ़ी मेजर्स अपनाए। इसने दो अपनी राजधानी बनाई। ठीक है, तो दिल्ली, सबसे पहले जो दिल्ली राजधानी थी इसने शिफ्ट कर दी। दिल्ली को राजधानी के बजाय इसने दिल्ली को शिफ्ट करके, मतलब इसको कैपिटल बनाने के बजाय इसने क्या कर दिया कि दौलताबाद अपनी राजधानी बना ली। ठीक है, दौलताबाद, जिसको हम अभी पढ़ रहे थे मिलिट्री कैंपेन्स में, जो मलिक काफूर का मिलिट्री कैंपेन था उसमें मैंने पढ़ा था देवगिरी। तो देवगिरी का दौलताबाद भी बोलते हैं। तो ये रूलर है जिसने अपनी राजधानी को स्थानांतरित करके, मतलब उसको चेंज करके दौलताबाद बनाया। इसके अलावा मुगल कैंपेन्स के अगेंस्ट, जो मुगलों ने इनके अगेंस्ट कैंपेन किया था मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे जब अटैक किया था, तो इसने क्या किया कि दिल्ली से अपनी जो रेजिडेंट्स हैं, वहाँ के जो निवासी हैं,
उनको निकाल करके वहाँ पर सोल्जर्स को रहना, सोल्जर्स का निवास बना दिया वहाँ पे। ठीक है, वहाँ के निवासियों को बोल दिया कि तुम जाओ दौलताबाद और दिल्ली में रहेंगे सैनिक। ठीक है, इसके अलावा जो टोकन करेंसी है, टोकन करेंसी जो शुरुआत की थी वो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। जैसे कि हमने पढ़ा था, अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट प्राइस का कंट्रोल किया था, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने मतलब टोकन करेंसी चला दी। टोकन करेंसी का मतलब है एक तरीके से जो चीप करेंसी है, जो आसानी से अवेलेबल है। जैसे कि गोल्ड और सिल्वर तो काफ़ी महंगे होते हैं। ठीक है, उन करेंसीज को तो हर एक कोई बचाना चाहेगा, हर एक कोई उन सिक्कों को बचाना चाहेगा। लेकिन बाकी जो मेटल्स के बने हुए जो मान लो सिक्के हैं या और किसी भी तरीके का जो मेटल है तो वो चीप होगा। जैसे कॉपर है, कॉपर सस्ता होता है कंपेयर किया जाए तो सिल्वर और गोल्ड से। तो जो टोकन करेंसी जो भी दूसरे मेटल के बनाई गई वो काफ़ी ये कह सकते हो चीप थी, वो फेक लगती थी। लोगों ने उन करेंसी को खुद ही अपने घरों में प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया था, और इसीलिए ये जो कॉन्सेप्ट है टोकन करेंसी वाला मोहम्मद बिन तुगलक का वो फेल हो गया। ठीक है, तो ये फेल्योर भी माना जाता है मोहम्मद बिन तुगलक की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर ये बहुत बड़ी कमी मानी जाती है। ठीक है, और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अगला जो रूलर आएगा वो है फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक का टाइम पीरियड रहेगा 1351 से लेकर के 1388 तक। ठीक है, 1351 to 1388। इसके बारे में माना जाता है, फिरोज शाह तुगलक के बारे में माना जाता है कि इसी ने सबसे पहले ब्राह्मण्स के ऊपर जजिया टैक्स लगाया था। ठीक है, जजिया टैक्स क्या होता है, एक बार इसको इरेज करके देखते हैं ऊपर। फिरोज शाह तुगलक देखते हैं। to 1388। तो फर्स्ट रूलर टू इम्पोज जजिया टैक्स ऑन ब्राह्मण, ब्राह्मणों के ऊपर लगाने वाला जजिया टैक्स लगाने वाला पहला शासक। फर्स्ट रूलर टू इम्पोज जजिया टैक्स ऑन ब्राह्मण्स। ठीक है, देखिए जो इसने जजिया टैक्स लगाया गया, जजिया टैक्स क्या है एक बार इसको देखेंगे यहाँ पर। वैसे मेनली ब्राह्मण्स के ऊपर तो इसने टैक्स लगाया ही, इसके अलावा इसने 4 तरह के टैक्स और लगाए थे। कई जगह आपको ये 5 भी देखने को मिल जाएंगे, लेकिन जनरली आप 4 टैक्स याद रखिए इसके अंदर। ठीक है, तो 4 टाइप्स के टैक्स कौन कौन से लिखेंगे। सबसे पहले हम जजिया टैक्स ही लिख लेते हैं। जे आएगा यहाँ पर, JAZI, जजिया टैक्स। जजिया टैक्स जो उसको बोलते हैं जो नॉन मुस्लिम्स के लिए होता है, मतलब जिसको मुस्लिम्स नहीं देंगे, मुस्लिम्स के लिए नहीं है, बाकी सब धर्मों के लोगों के लिए होता है जजिया टैक्स। उसके बाद खर्च आता है। खर्च जो टैक्स होता है वो लैंड रिवेन्यू होता है, मतलब लैंड के जमीन का जो टैक्स है वो लैंड रिवेन्यू। ठीक है, इसके अलावा और खम्स टैक्स भी आता है। ठीक है, खम्स टैक्स। ठीक है, खम्स टैक्स जो होता है वो प्रॉपर्टी टैक्स बोलते हैं उसको। और 4th टाइप आप लिख लीजिए जजिया ज़कात। यस, ज़कात टैक्स। ज़कात जो टैक्स है वो मुस्लिम्स के लिए होता है। इसमें खम्स में ये नीचे आएगा। प्रॉपर्टी टैक्स जो है वो यहाँ पे आएगा, मुस्लिम्स के लिए जो प्रॉपर्टी टैक्स।
तो ज़कात के लिए जो है वो ज़कात में मुस्लिम्स की जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर लगने वाला टैक्स जो है ज़कात टैक्स होता है, ठीक है। और खम्स जो टैक्स है आपका, वो आपका जो प्लंडर्ड या जो बूटी होती है, बूटी मतलब जो लूटा गया माल है, उसके ऊपर दूसरे राज्यों से जो अटैक करके जब जो कोई भी सामान लूट के आते थे सेनापति या सेना के लोग, तो वो आपस में जब बढ़ता था तो उसमें भी कुछ ना कुछ हिस्सा जो है टैक्स के रूप में जाता था, ठीक है, इसको खम्स बोलते हैं। तो मेनली 4 टाइप के टैक्स हैं, इसको आप रिवाइज करें। और बाकी की जो डायनेस्टीज रह गई हमारी, सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में